वेलकम टू क्लास 11th। आप लोगों का क्लास 11th में स्वागत है। क्लास 11th का पहला टॉपिक सीखना होता है सेट थ्योरी। कुछ लोगों ने आईसीएसई बोर्ड में इसे सीखा है, पहले हम लोग भी इसे 9th 10th में सीखते थे। बट आपने जो भी सेट सीखा है और मैं जो सिखाने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। चीज बहुत टेक्निकल हो रही है। धीरे धीरे मैथमेटिक्स से सिर्फ आंसर लाने का नाम नहीं होगा। पूरे कोर्स में मैं बहुत सारी बातें बोलूंगा तो आपको लगेगा पता नहीं सर ऐसे एम्फेसिस क्यों करते हैं, इसके बिना भी तुम्हारा आंसर आ जा रहा है। पर आप मेरी बात मान लीजिएगा, ये आपको पता चलेगा जब 2 साल बाद जब आईटी कोर्स में जाएंगे, 3 साल बाद जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, चीजें टेक्निकल हो रही हैं। सबसे पहले आप एक कॉपी और कलम ले लीजिए, आज का डेट लिखिए और ये आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूं आप पहले इसको लिख लीजिए। देखिए आप सब कुछ लिखते चलिए। ये मेरा वीडियो लेक्चर 35-40 मिनट जितने भी देर का होगा, आप 1 से 1.5 घंटे का समय निकालिए, आप लिखते चलिए। आलस्य नहीं, बाद में नहीं, कल कभी नहीं आता है, ठीक है। तो आज मैं जिस जिस पॉइंट को डील करूंगा मैंने उसको पहले लिख दिया है। डेफिनेशन ऑफ सेट विद एग्जांपल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। 2 तरह का सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, टैबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सिंबल, ये सिंबल इसका कुछ नाम नहीं है, ये एप्सिलॉन से मिलता जुलता एक सिंबल है जो एलिमेंट के लिए होता है। टाइप्स ऑफ सेट्स, तो आप पहले इस नाम को नोट कीजिए। और अब मैं शुरुआत करता हूं डेफिनेशन ऑफ सेट से। नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ सेट। एक्चुअली सेट किसको कहते हैं इसको आप समझिए, ठीक है। हमने यहां पे क्या लिखा है, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन, संग्रह करना, उसको ग्रुप बनाना, टीम बनाना। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, जो ठीक ठीक डिफाइन हो, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअली सेट में हमें 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और उसी 2 टर्म को हम सीखेंगे। फर्स्ट है वेल डिफाइंड, ठीक ठीक परिभाषित। तो पहले थोड़ा वेल डिफाइंड पे आ जाए। जैसे हमने एग्जांपल लिखा है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लासरूम इज अ सेट। अगर आपके क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, तो उसमें हमने बॉय का एक ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे कि वो हमारा क्या है, सेट है। बॉय का एक कलेक्शन लिया, उसको हम क्या कहेंगे, उसकी एक टीम है, वो क्या सेट है। सेट ऑफ बॉयज हो सकता है, सेट ऑफ गर्ल्स हो सकता है। अगर आपके क्लासरूम में सिर्फ बॉयज हैं तो सारे बॉयज इस सेट में आ गए, और अगर आपके क्लासरूम में सिर्फ गर्ल्स हैं तो ठीक है। अगर आपके क्लासरूम में सिर्फ गर्ल्स हैं तो बॉयज के सेट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट में। ऐसे सेट को नल सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। पर हमको सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास गर्ल्स नहीं है, ठीक है। क्लास में सिर्फ गर्ल्स हैं, बॉयज नहीं है, कोई बात नहीं है। बॉयज नहीं है तो बॉयज नहीं है, पर हम सोच तो सकते थे हमारे क्लास में कितने बॉयज हैं। तो कलेक्शन ऑफ बॉयज को हम लोग क्या कहेंगे वहां पे, सेट। तो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लासरूम इज अ सेट। देखिए मैंने अभी भी टर्म वेल डिफाइंड को क्लियर नहीं किया है, वो नीचे से क्लियर होगा। ये पहला एग्जांपल था, अगले एग्जांपल को देखिए। कलेक्शन ऑफ ऑल स्मार्ट बॉयज ऑफ योर क्लासरूम इज नॉट ए सेट। टर्म स्मार्ट बॉयज, टर्म स्मार्ट बॉयज, स्मार्टनेस टर्म वेल डिफाइंड नहीं है। अब समझिए, आपस के बातचीत में आप बात करते हैं उस क्लास में, वो लड़का स्मार्ट है, कोई बात करता वो लड़का स्मार्ट है। जैसे मैं अगर आपको एक लिस्ट बनाने दे दूं कि इंडियन क्रिकेट टीम के 5 स्मार्ट प्लेयर का ग्रुप बनाइए, सेट बनाइए, तो अगर आप एक ग्रुप बनाएंगे, मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, आपका फ्रेंड एक ग्रुप बनाएगा, दूसरा फ्रेंड कोई ग्रुप बनाएगा, तो क्या ग्रुप एक जैसा होगा? नहीं, अलग अलग होगा। क्योंकि ये हमारे परसेप्शन पे, हमारे देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है। तो वेल डिफाइंड वर्ड कहने का अर्थ है कि हमको एकदम ठीक ठीक क्लियर होना चाहिए। क्लास में बॉयज गर्ल्स को हम क्लियर डिस्टिंक्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर हम बात करें स्मार्ट बॉयज की, तो स्मार्ट वर्ड क्लियर नहीं है। हम बात करें क्लासरूम के लंबे लड़के, तो वो डिपेंड करता है, हो सकता है 5 फीट 6 इंच से ऊपर वाले को भी मान लिया आप लंबा, हो सकता है आप 6 फीट से ऊपर वाले को माने लंबा, तो लंबा नाटा ये सब टर्म वेल डिफाइंड नहीं होता। वेल डिफाइंड मींस जहां से सब लोगों को एक ही जैसा सब कुछ नजर आए, इसलिए स्मार्ट बॉय का कलेक्शन नहीं हो सकता है सेट। हमने यहां पे लिखा है टर्म्स लाइक गुड, बैड, रिच, पुअर, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग, वीक एटसेट्रा, कोई भी आ जाए, बहुत लंबा है, बहुत नाटा है, ये सब हमारा अगर किसी सेट के किसी कलेक्शन में आ जाए तो उस कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं कहेंगे। तो अभी मैं आपको 3 4 5 एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप उस एग्जांपल्स को पहले खुद से बनाइए और मैं फिर उसको डील करूंगा, समझ जाएंगे। वो एग्जांपल्स आपका डिपेंड होगा आप ये टर्म पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं, कि इसमें जो भी हमने लाइन लिखा है वो वेल डिफाइंड या नहीं है। पर उसके पहले फिर मैं चाहूंगा आप इसको कॉपी में एकदम से लिखते चलिए, बार बार ये नहीं लिखना, और लिखने के बाद ही चीज माइंड के साथ सेट करता है। तो आप पहले क्या लिखे, डिफिनेशन जो ये मैंने लिखा, फिर आप क्या लिखिए, एग्जांपल्स दोनों लिख लीजिए, और टर्म्स लाइक आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, मेरे पास जगह कम था इसलिए मैंने इसे नीचे लिख दिया, आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है। और इसके बाद मैं एग्जांपल्स लेकर आ रहा हूं। तो नाउ सी, सेट के जो डिफिनेशन में मैंने कहा वेल डिफाइंड, और दूसरा टर्म अभी क्या है, डिस्टिंक्ट, वो हम थोड़ी देर बाद आएंगे। आप अब ये नहीं सोचेंगे सर डिस्टिंक्ट पे क्यों नहीं है, आ रहे हैं, आएंगे। पर पहले ये मैंने 5 क्वेश्चंस दिया है, आप क्वेश्चंस को कॉपी पे लिखिए, लिखने की आदत डालिए, आपको 12th बोर्ड भी देना है, ये नहीं कि बाद में कर लेंगे। ये तो मैं कम से कम 500 बार कहूंगा, बाद पे काम को मत टालिए। इस क्वेश्चंस को आप पहले पॉज करके एक बार बना लीजिए, उसके बाद मैं 1 बाय 1 आंसर दूंगा। एक आध आप हो सकता है नीचे वाले में थोड़ी दिक्कत हो, ओके कर लिया। चलिए आइए, कलेक्शन ऑफ ऑल टैलेंटेड गर्ल्स ऑफ योर स्कूल। वर्ड टैलेंटेड वेल डिफाइंड नहीं है, टैलेंटेड बॉयज, टैलेंटेड गर्ल्स, टैलेंटेड प्लेयर्स, टैलेंटेड लीडर्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम कुछ प्लेयर को पसंद करते हैं तो दूसरे नहीं करते हैं, हम कुछ एक्टर्स को पसंद करते हैं दूसरे नहीं करते, इवन हम कुछ ऑथर को पसंद करते हैं दूसरे नहीं करते हैं। तो वर्ड टैलेंटेड जो है वो हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए आपका ये सेट नहीं है। सेकेंड, कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ योर स्कूल हु आर लेस देन 12 इयर्स। 12 साल से कम के आपके स्कूल के जो गर्ल्स हैं, तो ऑब्वियस है स्कूल में क्या होता है, लिस्ट बना हुआ होता है, डेट ऑफ बर्थ मालूम होता है, आप उस डेट ऑफ बर्थ से मालूम कर सकते हैं कौन से 12 साल से कम से हैं और कौन से 12 साल से ज्यादा हैं। तो ये जो 12 ईयर वर्ड है, ये 12 ईयर टर्म आपका क्या वेल डिफाइंड है, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं हो सकता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका सेट है। नेक्स्ट आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवेल्स ऑफ प्रेमचंद। प्रेमचंद वाज ए ग्रेट ऑथर, बहुत बड़े ऑथर थे, आपने उनकी कोई कहानी जरूर पढ़ी होगी। पास्ट टाइम पास करने के लिए आप उनके मानसरोवर छोटी छोटी कहानियों को पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो बेस्ट नॉवेल्स की बात आ गई, तो बेस्ट नॉवेल वर्ड डिफाइन नहीं है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होता है। अब उनकी गुलाम उनकी बेस्ट नॉवेल है, कुछ लोग कहते हैं, पर ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना मानना होता है। टर्म जो है बेस्ट वर्स्ट ये सब डिफाइन नहीं है, तो ये भी आपका सेट नहीं हुआ। नेक्स्ट आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 5। यहां पर एक छोटा सा बात है कि 0 से 5 के बीच कितने रियल नंबर्स होते हैं, तो ये इनफाइनाइट होते हैं। वो सारे रियल नंबर्स को आप लिख नहीं सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स के लिए संभव नहीं है, बट आप किसी भी नंबर को देखकर बता सकते हैं ये 0 से 5 के बीच में है या नहीं है। तो सर 0 5 लेना है या नहीं लेना है, आप दोनों तरह का सेट बना सकते हैं, वो भी हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अगर 0 5 नहीं लेना होता है तो उसे इस नोटेशन में लिखते हैं, 0 5 लेना होता है तो उसे इस नोटेशन में लिखते हैं, इस तरह की बात आएगी। बट मान लीजिए आप किसी भी एक को मान लीजिए, अगर आप मान लीजिए 0 5 नहीं लेना है तो भी आप किसी नंबर को देखकर तो बता सकते हैं 0 से 5 के बीच में या नहीं है, ये आप क्लियर कर सकते हैं। इसलिए 0 से 5 के बीच का हर नंबर वेल डिफाइन है।
इसलिए इसका कलेक्शन आपका क्या होगा, इसका कलेक्शन सेट होगा। और आगे बताएंगे एक्चुअली इनफाइनाइट सेट्स इसी को कहते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स मैंने लिखा था ना शुरू में, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स। और अब देखिए कलेक्शन ऑफ नॉन इंटीग्रल प्राइम नंबर्स, ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। एक्चुअली वर्ड ही वेग लिखा हुआ है, वेग समझते हैं ना, वेग मतलब अस्पष्ट। बहुत लोग हिंदी मीडियम से, आप चिंता मत कीजिए, अब सेट का हिंदी मत जानिएगा। सेट का हिंदी होता है, सेट थ्योरी का हिंदी होता है समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत। पर वो सब दिमाग से आप निकाल दीजिए। वाह, आप मैथ्स को समझना शुरू कीजिए, चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। कुछ वर्ड्स अगर आपको नहीं आते हैं तो आप हेल्प ले सकते हैं डिक्शनरी का, बहुत हिंदी करने का कोई बहुत फायदा नहीं, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो नॉन इंटीग्रल प्राइम नंबर्स आपके क्या होते हैं? देखिए प्राइम नंबर्स आप समझते हैं ना, 2 3 5 7 11 13 जो भी है, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे इंटीजर्स होते हैं। क्या कोई नॉन इंटीग्रल प्राइम नंबर हो सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या ये सेट होगा? अगर नॉन इंटीग्रल प्राइम नंबर नहीं हो सकता है तो क्या ये सेट होगा? आपको लगता है नहीं सर नहीं होगा, बट ये सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइन है कि जो भी प्राइम नंबर है, इंटीजर मींस क्या, पूर्णांक, जो भी प्राइम नंबर है वो हमेशा इंटीजर होते हैं। नॉन इंटीग्रल प्राइम नंबर होता ही नहीं है। देखिए वर्ड वेल डिफाइन की, अगर नहीं होता है तो भी वेल डिफाइन है। तो नॉन इंटीग्रल प्राइम नंबर होता ही नहीं है। आई बात समझ में? एकदम आप श्योर है कि नहीं होता है? जैसे मैं पूछे कि वनडे क्रिकेट में इंडिविजुअल 300 प्लस रन स्कोर करने वाले प्लेयर का सेट होगा? हाँ तो बिल्कुल होगा, अभी तक किसी ने स्कोर नहीं किया है तो वो सेट होगा। उस सेट को हम बनाना चाहेंगे तो पता चलेगा उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, कोई एलिमेंट, बाद में उस पे एलिमेंट बोलेंगे, कोई एलिमेंट नहीं है। आई बात समझ में? तो ये वाला इसलिए सेट है कि हम श्योर है कि ऐसा नहीं होता है। जहां हम श्योरिटी आ गई, जहां श्योरिटी आ गई वो चीज क्या हो गया? वो चीज आपका हो गया वेल डिफाइंड। तो अभी भी हमारा बचा हुआ है डिस्टिंक्ट वाला पार्ट, उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। तो उसके पहले हम लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो चलिए अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट पर। देखिए बोर्ड में जो लिखा है उसको पहले लिख लीजिए, ये मैं बार बार कह रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टैबुलर फॉर्म और इसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। हमने वर्ड से रोस्टर लिखा, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, टैबुलर फॉर्म कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, इस बात को आप समझिए। हमने एक एग्जांपल लिख रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ऑब्वियस है, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर हैं। वॉवेल्स क्या क्या होते हैं? वॉवेल्स आपके होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो आपका देखिए इसका टैबुलर फॉर्म क्या होता है? एक्चुअली टैबुलर फॉर्म आपका, इसमें हम एक ब्रैकेट लेते हैं, मिडिल ब्रैकेट, हम इसको वर्ड बोलेंगे कर्ली ब्रैकेट। कर्ली मतलब घुमा हुआ। देखिए इसको हम बोलेंगे सर्कुलर ब्रैकेट। नाम ध्यान रखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर ब्रैकेट। ये जो आपका है बड़ा वाला ब्रैकेट, उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट, या इसको हम बॉक्स ब्रैकेट भी बोलेंगे। ये सब बोलने में चलता है। सेट मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है, आपको मैं पहली बार ये चीज बोल रहा हूं। सेट मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है, इसलिए बड़ा जरूरी है सुनना मैं जो बोल रहा हूं, सिर्फ आंसर नहीं है सेट। और इसको मैं बोलूंगा कर्ली ब्रैकेट। कर्ली मतलब घुमा हुआ। ठीक है, तो टैबुलर फॉर्म कैसे लिखते हैं? हम एक कर्ली ब्रैकेट लेते हैं और जितने भी एलिमेंट्स होंगे वॉवेल्स ए ई आई ओ और यू, इसे लिख देते हैं। इसका एक नाम दे देते हैं, हम नाम ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं। जैसे किसी ग्रुप का नाम देना होता है ना, लेकिन मैं ग्रुप वर्ड थोड़ा टेक्निकली गलत बोलता हूं, ग्रुप बीएससी में एक अलग चीज हो जाता है। पर चलिए हर सेट का हम एक नाम ए देते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो टैबुलर फॉर्म में हमने इस 5 एलिमेंट को लिखा। हर 2 एलिमेंट के बीच में एक कॉमा देना जरूरी है, और ये शुरू में ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये सेट का ब्रैकेट हो गया। मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा
इस तीन सिंबल का अलग अर्थ है, बस अभी आप ध्यान में रखिए, उस तीन सिंबल का मैथमेटिक्स में अलग अर्थ है। तो ये आपका हो गया टेबुलर फॉर्म, एक एक एलिमेंट को लिखते हैं। इसको आप उल्टा सीधा करके भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं EIOUA। सेट में ऑर्डर चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं AAEIOU, ये आप नहीं लिख सकते, क्योंकि सेट का डेफिनेशन याद कीजिए, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट में कोई एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, तो ये हम दो बार नहीं लिख सकते। हम क्या नहीं लिख सकते हैं, जो मैं यहां पे लिखता हूं, किसी भी एलिमेंट को दो बार सेट में नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसका कंप्लीट डेफिनेशन है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, जिसके लिए हम थोड़ी देर बाद वर्ड एलिमेंट यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट्स और कलेक्शन, ये लिटरेचर का वर्ड था, कलेक्शन वर्ड चेंज हो गया सेट से, ऑब्जेक्ट चेंज होगा एलिमेंट से। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म। अब आपका क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए सेट बिल्डर क्या होता है, सेट बिल्डर एक्चुअली लैंग्वेज में होता है। इसे हम लिखेंगे x such that x is a vowel of English alphabet। ये आपके इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है। इसको हम लोग पढ़ते हैं x such that, इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, such that। इसको कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिखेंगे कोलन से, यहां ये नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, x such that। y z कुछ भी ले सकते हैं। तो x यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये कहने का है x ये हो सकता है वेरिएबल, x ये हो सकता है, i हो सकता है, o हो सकता है और u हो सकता है। तो किसी भी सेट को हम दो तरह से लिख सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में सब कुछ क्लियर नजर आता है, और सेट बिल्डर फॉर्म उसी लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन है। कभी कभी अलग ढंग से हो सकता है, कैसे, तो आप देखिए, इसको आप लिख लीजिए, लिखने के बाद पॉज करके लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला मैं लिखता हूं, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो आप जानते हैं पहला 5 प्राइम नंबर्स क्या क्या है। मान लीजिए इसका हम नाम इस बार बी दे दें, तो पहला 5 प्राइम नंबर है 2 3 5 11 और नहीं 7 और 11। ये हो गया। आप ऑर्डर आगे पीछे करके लिख सकते हैं, 3 2 5 11 7 लिख सकते हैं। इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखेंगे, देखिए एक तो लैंग्वेज यही हो जाएगा, x such that, एक लैंग्वेज हो जाएगा x such that x is फर्स्ट प्राइम नंबर। पर हम इसको और अलग तरीके से लिख सकते हैं, x such that x is a प्राइम नंबर लेस देन 12 लिखा जा सकता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x is a प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 11। तो सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा लैंग्वेज आपका चेंज करता है। यहां किसी किसी को कंफ्यूजन होता है, सर ये जो नंबर लेस देन 12 है तो उसमें तो नेगेटिव नंबर भी आएंगे। क्या मैं आपको एक बात क्लियर कर दे, कुछ कुछ आपको सिचुएशनल समझना होता है। अगर पूछा जाए पहला इवन नंबर क्या है, तो हम कहते हैं पहला इवन नंबर 2 है, और आपको मालूम होना चाहिए कि 0 भी इवन नंबर है। किसी को नहीं मालूम है तो इस कंफ्यूजन को आज और अभी से दूर कर दीजिए। फिर भी जब हम कहते हैं पहला इवन नंबर हमारा कौन सा है, 2 कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चंस को किया जाता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव नंबर्स। अगर नेगेटिव नंबर की भी बात करें तब तो पहला कोई इवन नंबर, पहला कोई ऑड नंबर नहीं होगा। तो जब हमने लिखा x such that x is a प्राइम नंबर लेस देन 12, तो ये कहने का आपका क्या अर्थ हो गया, ये कहने का आपका अर्थ हो गया
कि सारे पॉजिटिव नंबर को कंसीडर करना है। तो सेट को हम दो तरीके से लिखते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस को देता हूं जो किस फॉर्म में लिखे हैं। ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। और किस फॉर्म में? टैबुलर। ठीक है, याद रखने का क्या तरीका? टैबुलर मतलब जो अलग अलग लिखा हुआ, टेबल बना हुआ है, टैबुलर। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म से किसमें बदलना है? टैबुलर फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन तो आपने किया है, आप इसे कर सकते हैं। और बढ़िया होगा आप तीनों क्वेश्चन को पॉज करके कीजिए मेरे करने से पहले, ऐसे आप कीजिए, तभी वीडियो लेक्चर का मजा आएगा। इसलिए मैंने कहा मुझे 1.5 घंटे का टाइम चाहिए, ये नहीं कि बस देखते जा रहे हैं। ये कोई फिल्म नहीं है, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने की चीज है। तो प्राइम नंबर लेस देन 50 क्या क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, फिर आपका क्या होता है? 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। टोटल काउंट कीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये गलत है। 1 से 50 में 15 होते हैं और 1 से 100 में 25 होते हैं। 1 to 50 में 15 प्राइम नंबर, 1 to 25 प्राइम नंबर। और आया कितना? ये आपका आया इतना। मैंने ये जानबूझकर छोड़ दिया है। कौन सा छोड़ा है? आप पकड़ पाए? बिल्कुल सही। देखिए मैंने यहाँ पे 19 छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये मैंने इस चीज को स्ट्रेस करने के लिए छोड़ा। अब यहाँ भी 19 लिख सकते हैं, लिख दिया तो सही है। ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। कि आपको मैं इस बात को बता दूं कि प्राइम नंबर 1 से 50 में 15 होते हैं। अगर आप ये काउंट करेंगे ना तो एग्जाम में छूटेगा नहीं। ये सब बाय मिस्टेक छूट जाता है। छूटने का ये अर्थ नहीं कि आपको नहीं आता, हमको नहीं आता है, पर अगर एग्जाम में वो छूट गया तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, आप पहला सीख लिए। दूसरा पे आइए। देखिए ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। X is a letter of the word मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में क्या आएगा? MATHE। अभी से MAT को वापस हम नहीं लिखेंगे, ये रिपीट कर चुका है। M का रिपीटेशन है, A का रिपीटेशन और T का रिपीटेशन है। सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखते थे, MATHE। उसके बाद आपका क्या हो गया? ICS। ये आपका हो गया B। और थर्ड वाले को आप समझेंगे T। देखिए यहां पे कोई वेरिएबल X, Y, Z, T कुछ भी लिख सकते हैं। स्लैश करते हैं तो स्लैश होता है, तिरछा होता है थोड़ा। ये स्लैश और इंटीजर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आइए T such that T is an integer 3 -3 less than equal to 10 less than 5। इसको समझिए। थोड़ा सा ना आपको 10th लेवल तक में इस पर बहुत स्ट्रेस नहीं किया गया है, तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए आपने नंबर लाइन देखा है कैसे होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, ये सब आपने देखा है। तो -3 से 5 मीन्स आपको यहां से चलना है और कहां तक चलना है? 5 तक चलना है। देखिए यहां पे मैंने डार्क किया है क्योंकि -3 मुझे लेना है, और यहां पे मैंने हॉलो किया है क्योंकि ये मुझे नहीं लेना है। ये सब आगे नोटेशंस होगा, लिखना नहीं पड़ता ये लिया नहीं लिया। जहां पे आपको लेना वहां पे डार्क कर देते हैं, और जहां पे नहीं लेना वहां पे क्या कर देते हैं? हॉलो कर देते हैं। तो यहां से यहां के बीच में क्या क्या इंटीजर्स है? इंटीजर्स समझ रहे हैं ना? ये मैं बात सीख ही कर रहा हूं, ए और बी का आंसर हो गया। तो यहां से यहां तक में क्या इंटीजर्स है? अब इसे इंटीजर्स को देखिए। -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये इक्वल का साइन क्या बताता है? कि -3 को इंक्लूड करना है, और यहां पे इक्वल का साइन ये क्या बताता है? 5 को इंक्लूड नहीं करना है। अगर दोनों में इक्वल का साइन होता तो यहां 5 भी लेते, और दोनों में इक्वल का साइन नहीं होता तो यहां -3 भी नहीं लेते। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का ये क्या हो गया? इस स्टेटमेंट का हो गया ये आपका टैबुलर फॉर्म। -3 लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन 5। ये कहने का क्या अर्थ है? ये कहने का आपका अर्थ है कि t का मान -3 से 5 के बीच में, -3 को लेना और 5 को नहीं लेना। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हम टैबुलर फॉर्म से आएंगे। किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है,
चेंज द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म की आगे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सवाल बनाने में, आज के बाद ये समझिए लगभग खत्म हो जाएगा। पर सेट बिल्डर फॉर्म ही ये दिखाता है कि आपका देखने का तरीका कितना अच्छा, विजुअलाइजेशन कितना अच्छा है, आपका लैंग्वेज कितना बढ़िया है, क्योंकि अल्टीमेट मार्क्स लिखने के तरीके पर ही मिलता है, जो आप लिख कर आते हैं उसी से समझना होता है। तो इस चीज को देखिए, ये आपका बताता है सेट बिल्डर फॉर्म। आप पहले वाले को देखकर क्या समझते हैं, x is such that x is a prime number। अगर आप लिखे x is such that x is a prime number, गलत हो गया। अगर आप ये लिखते हैं x is such that x is a prime number less than 30, क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्योंकि जब आप कहते हैं x is a prime number less than 30, तो less than 30 में आपका क्या आ जाता है, 2 भी आ जाता है, 3 भी, 5, 7 भी आ जाता है। तो जब हम इसका टेबुलर फॉर्म लिखेंगे तो वो 2 से शुरू होगा, 2, 3, 5, 7। इससे ये स्टेटमेंट सही नहीं हुआ। यही इंपॉर्टेंस है सेट बिल्डर फॉर्म का। तो आपका सही लैंग्वेज क्या होगा? सही लैंग्वेज होगा x such that x is a prime number between, हम लिख सकते हैं 10 and 30। अगर किसी की मर्जी हो लिखना चाहे 9 and 30 तो भी सही है, किसी की मर्जी हो लिखना चाहे 8 and 30 तो भी सही है, बट फिर हम 5 and 30 नहीं लिख सकते क्योंकि वहां पे 7 आ जाएगा। तो इसको पूरा सही ये रिप्रेजेंट करता है बिटवीन 10 and 30। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। हो सकता है थोड़ा सा आंसर आपका डिफर कर जाए, लैंग्वेज डिफर कर जाए, जैसे 10:30 है, किसी ने 9:30 लिख दिया, ये डिफर कर सकता है, किसी की मर्जी है वो इसके बारे में लिख दे x is a प्राइम नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसके पहले कितने होते हैं, 2 3 5 और 7। तो किसी की मर्जी है वो लिख दे x such that x is fifth to, यहाँ पे कितना होगा 10 प्राइम नंबर। बट लैंग्वेज थोड़ा सिंपल लिखना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अब सेकंड देखिए, ये एक और खासियत है सेट बिल्डर फॉर्म की। इसको देखकर आपको क्या लग रहा है, आपके दिमाग में क्या आया? यही है। तो ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, और कैसे कॉन्सोनेंट्स हैं? तो ये सारे कॉन्सोनेंट्स भी नहीं है, इसमें तो वॉवेल्स हट गए, A B C D E F G H I J तक में वॉवेल्स हट गए। तो ये K के पहले वाले कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आप क्या लिखेंगे, x such that x is a consonants of इंग्लिश अल्फाबेट। यहां तक आपका लैंग्वेज सही नहीं है। बिफोर के ये वर्ड आपको लेना होगा, आई जे के, या वर्ड कभी कभी वो लिखते हैं प्रीसीड्स, पहले, बिफोर के। ये के पहले का आपका क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तो अगर आपने सिर्फ लिख दिया कॉन्सोनेंट्स तो गलत हो गया, क्योंकि आगे भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। थर्ड वाले को आप देखिए, थर्ड वाले को देखकर आपके दिमाग में क्या आ रहा है, -5 और 5, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं x is such that x is a root of x square is equal to 25। सबसे आसान मेरे दिमाग में यही आ गया। मैं ये भी लिख सकता था, अगर आप मॉड पढ़े तो मॉड x is equal to 5, ये भी लिख सकता था। मैं ये भी लिख सकता था, पॉइंट ऑन नंबर लाइन, कोई डिस्टेंस फ्रॉम 0 is 5। डिस्टेंस 5 और -5 दोनों का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होता है, 5 होता है। तो मैं कुछ भी लिख सकता था। एक परसेप्शन सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर डिफर करता है, बट कॉमन बात को लिखिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का ये सॉल्यूशन है। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 4 कर देता तो आप ये लिखते x + 5 × x - 4 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है। और लास्ट वाला आपका क्या हो गया, ठीक है, a b तो मैंने कर दिया। तो आपका ये लास्ट वाला क्या हो गया, आप इसको देख सकते हैं, x is such that x is an integer, पिछले वाले क्लास पे याद कीजिए, between
हम लिख सकते हैं -2 and 4। यह x इज एन इंटीजर, और आप इसको ये भी लिख सकते हैं जैसे हमने पिछले लिखा था, एंड -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। नंबर लाइन पे आप देखिए तो मैंने दोनों बराबर ले लिया है, ठीक है। 0 -1 1 2 3। अब बिटवीन -2 and 4 भी लिख सकते थे, आप इसको ऐसे लिख सकते थे, आपकी मर्जी है। x such that x is an integer between -2 and 4, और आपकी अगर मर्जी है तो ये भी लिख सकते हैं एक्सक्लूडिंग -2 and 4। हालांकि बिटवीन में नॉर्मली ये एक्सक्लूड होता ही है, लिखने की जरूरत नहीं थी। आप ये देख लीजिए नंबर लाइन 0 1 2 3 4 -1 -2, ये हमने कहां से कहां तक दिया था, दोनों में बराबर का साइन ले लिया था। 1 से लेकर 3 तक का ये इंटीजर है। ये वर्ड इंटीजर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इसमें। अगर आप वर्ड इंटीजर देखिए नंबर लिख दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नंबर में फिर सारे फ्रैक्शंस नंबर्स भी चले जाएंगे जो यहाँ पे नहीं है। तो ये आपने सीख लिया डेफिनेशन, ये आपने सीख लिया दो तरह का तरीका, सेट बिल्डर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म और रेस्टर फॉर्म भी क्या जाता है। अब हम एक नए सिंबल पे आ रहे हैं, सेट का सिंबल, ठीक है। चलिए, सेट के बारे में मैं बार बार कह रहा हूं, लैंग्वेज है, एक बार आपको इसलिए सीखना कि आगे मैथमेटिक्स हम लोग कैसे पढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ कुछ लिख रखा है, ये सेट हमारा है AEIOU, इसमें 5 ऑब्जेक्ट हैं। अभी मैं वर्ड यूज करता हूं ऑब्जेक्ट, AEIOU। कॉमा देना बड़ा जरूरी है, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो 4 ही ऑब्जेक्ट हो गए, पहला E, दूसरा I, तीसरा O, चौथा U, इसलिए कॉमा देना बड़ा जरूरी है। अगर आप बिना कॉमा दिए लिख दिए तो एक ही ऑब्जेक्ट हो गए। ये डिस्टिंक्शन आपको रखना है, ऐसा कहीं मिलता नहीं है बट आपको माइंड में रखना है। अब आइए हम आते हैं इस सिंबल पे। ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअली कहलाते हैं एलिमेंट। A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A। इसके जितने, अब हम वर्ड ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे, अब हम वर्ड यूज करेंगे एलिमेंट। या हम कहें क्या कहेंगे, A इज ए मेंबर ऑफ सेट A, MEM। A इज ए मेंबर ऑफ सेट A। इसके लिए वर्ड एलिमेंट यूज होता है, मेंबर यूज होता है, वर्ड एंट्री भी यूज होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट भी यूज होता है। ये दोनों तो आज के दिन ये थोड़ा मैट्रिक्स में चलेगा, नहीं चलता है। मेन चलता है एलिमेंट, चलता है मेंबर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चलता है वो चलता है A बिलोंग्स टू सेट A। बिलोंग्स टू मतलब A पार्ट है, किसका पार्ट है, सेट का पार्ट है। बाकी दोनों मैंने वहां लिख दिया, उसको आप छोड़ दीजिए। A बिलोंग्स टू सेट A। अब सवाल है कि बार बार जब इतना लिखना हो तो इतना लिखना बार बार संभव नहीं होता है। सेट में एक सिंबल डाला गया, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप पूरे को लिखेंगे। आई बात समझ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई। क्या आप लिखेंगे, फिर से मैं एक बार लिखूं, इसको हम पढ़ते हैं A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, या पढ़ते हैं A इज ए मेंबर ऑफ सेट A, और सबसे कॉमन जो हम पढ़ेंगे जो चलता है A बिलोंग्स टू सेट A, A बिलोंग्स टू सेट A। ये हम सिंपल ऐसे लिखते हैं, सिंपल ऐसा लिखिए और बीच में ये डाल दीजिए। इसका नाम ये ग्रीक लेटर एक चलन है जो कुछ इस तरीके से होता है। ये चलन से मिलता जुलता लेटर है पर ऐसा इसका कुछ नाम नहीं है। A बिलोंग्स टू A, तो ये सिंपल बिलोंग्स टू का हो गया। जैसे हम आगे क्या लिख सकते हैं, हम आगे लिख सकते हैं E बिलोंग्स टू सेट A, क्या लिख सकते हैं, I बिलोंग्स टू सेट A, क्या लिख सकते हैं, O बिलोंग्स टू सेट A, क्या लिख सकते हैं, U बिलोंग्स टू सेट A। क्योंकि 5 एलिमेंट है तो 5 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिए, क्या हम लिख सकते हैं B बिलोंग्स टू A, नहीं लिख सकते हैं। तो नॉट का मैथमेटिक्स में तरीका यही होता है, आपको पता है, इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, नॉट लेस देन। तो एलिमेंट, नॉट एलिमेंट, इसको हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए पढ़ेंगे B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, या पढ़ेंगे B इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट A। जो हम लोग कॉमनली हम पढ़ेंगे B
डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ये हम ज्यादा पढ़ते हैं, आप ये भी लिख लीजिए, बी इज, लिख लीजिए सब आप, नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। वीडियो वाली पढ़ाई बार बार वीडियो देखना आपके लिए कोई बढ़िया नहीं है, और आदत आप पेज और कॉपी से पढ़ने की डालिए। तो ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। तो एलिमेंट होगा तो ये सिंबल्स, नहीं होगा तो वो सिंबल लिखने के बाद कट कर देंगे। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन से इसका हम कुछ और क्लियर करेंगे, ज्यादा बढ़िया से क्लियर करेंगे। आप देखिए, यस नो पूछते ही चलेंगे, आप उस क्वेश्चन को देखिए। इस सिंबल को समझने के लिए आप इस एग्जांपल को बड़ा ध्यान से देखिए। इस एग्जांपल में कितने एलिमेंट हैं? तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6। मैंने एलिमेंट थोड़े अलग अलग ढंग से लिखे हैं, जरूरत पड़े एक आध और लिख लूंगा। अभी कितने हैं? 6 हैं। तो आप बिलोंग्स टू 6 तरीके से लिख सकते हैं, और बाकी आप नॉट बिलोंग्स टू लिख सकते हैं। जो मैं पूछ रहा हूं आंसर यस या नो में दीजिए। 1 बिलोंग्स टू ए, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल 1 बिलोंग्स टू ए आपका क्या है? ट्रू है। 2 बिलोंग्स टू ए, ट्रू या फॉल्स? 2 इसका एलिमेंट है, ये एक्चुअली ट्रू है। 3 बिलोंग्स टू ए, ट्रू या फॉल्स? ये एलिमेंट है, ट्रू है। 4 बिलोंग्स टू ए, ट्रू या फॉल्स है? तो एक्चुअली ये फॉल्स है। आप ध्यान से देखेंगे, ये एक्चुअली क्या है? फॉल्स है। इसमें और इसमें अंतर होगा, जो लिखा है आपको वही मानना है। एक्चुअली यहां सही क्या होगा? यहां सही होगा कर्ली 4 बिलोंग्स टू ए। आई बात समझ में? जो जैसा लिखा है उसी को लिखना है। तो ये आपका फॉल्स होगा, ये आपका ट्रू होगा। अगर मैं कहूं कर्ली 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये सही होगा या गलत होगा? ये आपका सही होगा। और अगर आपसे मैं कहूं कर्ली 2 बिलोंग्स टू ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहां पे कहीं भी कर्ली 2 नहीं लिखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं कहूं कर्ली 3 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। देखिए 1 में नॉर्मल 1 और कर्ली 1 दोनों बिलोंग कर रहा था। 2 और 3 में नॉर्मल 2 और 3 बिलोंग कर रहा है। 4 में कर्ली 4 बिलोंग कर रहा है, नॉर्मल 4 बिलोंग नहीं कर रहा है। ये आपको देखना है। यहाँ कोई एक नंबर नहीं है, सब एक एलिमेंट है, सब एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब एक सिंबल को दिखा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 2 बिलोंग्स टू ए, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 1 2 बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैंने ऐसे ब्रैकेट दे दिया तो बस इसी ब्रैकेट के लिए सही होगा। अगर मैं पूछूं कि 2 3 बिलोंग्स टू ए, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 2 बिलोंग करता है और 3 बिलोंग करता है। ठीक है, 2 3 ब्रैकेट के साथ कहीं नहीं लिखा। मैंने कहा था 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही आपका सही हो सकता है, और शायद हो चुका है। 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा हम कुछ भी लिखेंगे गलत होगा। 2 3 बिलोंग्स टू, ऐसा लिखना नहीं चाहिए, कभी ऐसा लिखते ही नहीं है। अगर लिख दिया तो गलत होगा, एक बार में एक ही को लिखना है। आई बात समझ में? अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, बड़ा ध्यान से देख रहा हूं आपका लॉजिक कितना है। मैं लिख रहा हूं डज नॉट बिलोंग टू ए, मैं लिख रहा हूं 3 डज नॉट बिलोंग टू ए। इसमें कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है? तो कर्ली 2 यहां पे नहीं है, तो कर्ली 2 यहां पे नहीं है, और यही यहां भी पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? ट्रू। और 3 यहां पर है, और यहां पे आपका ये पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। इसमें आप जरा ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 4 डज नॉट बिलोंग टू ए, सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि कर्ली 4 बिलोंग करता है, नॉर्मल 4 बिलोंग नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका क्लियर होगा एक सिंबल्स। ठीक है, इस 6 तरीके से ये ट्रू होगा, बाकी तरीके से ये ट्रू नहीं होगा, और नॉट ट्रू को आप बड़ा ध्यान से देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स पे। तो टाइप्स ऑफ सेट्स से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, ये आप देखिए सिंबल्स में लिख रहा हूं फॉर एवर होगा,
एनसीईआरटी वाले लिखते हैं, पूरे इंडिया में यही फॉलो होता है, आपको देखकर समझना होगा। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम आर से लिखते हैं। ये आपका एक्चुअली माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे जरूर से आप छोटा ब्रैकेट लिखेंगे, अगले क्लास में क्लियर करेंगे। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स किसको कहते हैं? रैशनल कहते हैं x सच दैट x किसके फॉर्म का होगा? चलिए सीधा लिखते हैं, जो p बाई q के फॉर्म का होता है, p और q इंटीजर होता है और q जीरो नहीं होता है। तो रैशनल नंबर के लिए क्या यूज करते हैं? q। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स आपको क्लियर है, इंटीजर्स आप लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये इनफाइनाइट सेट में टाइप ऑफ सेट्स में बोलूंगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए सेट ऑफ इंटीजर्स। इस सेट ऑफ इंटीजर्स में आपका क्या है कि जितने भी इंटीजर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे लिखने हैं। ये डॉटेड देने का पैटर्न को हम डॉटेड से लिख सकते हैं, मतलब ये -4, -5, -6 जाएगा -infinity तक, और ये 3, 4, 5 पैटर्न को हम लोग इंटीजर से लिख सकते हैं। इसको हम किससे करेंगे? z से। होल नंबर आपका किससे शुरू होता है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 डॉटेड लिखेंगे, इसका पीछे कुछ भी नहीं होगा, लिस्ट होल नंबर 0 है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर हम कहते हैं 1, 2, 3, 4 को। और सी कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए रूट के भीतर अगर माइनस आता है तो ये नंबर कॉम्प्लेक्स होता है। आपने मेरा ब्रिज कोर्स का पहला लेक्चर देखा, आप उसको देखिए, और ब्रिज कोर्स तो आप एकदम से देखते चले जाइए, बहुत फायदा होगा फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक पूरा चैप्टर ही हमको पढ़ना है, तो अभी आप थ्योरेटिकल कॉम्प्लेक्स नंबर को भूल सकते हैं और इसे हम सीधे लिखते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर छूट रहा है, पता है क्या? इरेशनल नंबर, जो हिंदी मीडियम से हैं। देखिए आप ये नंबर देखकर समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता दूं, ये एक्चुअली वास्तविक, ये आपका परिमेय। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, ठीक है। ये इंटीजर्स, ये आपका पूर्णांक। मैं आपको बता दूं, मैं भी 10th तक पढ़ा हूं बिल्कुल हिंदी मीडियम में। सेट ऑफ होल नंबर, पूर्ण। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत, इसको बहुत प्राकृतिक में प्राकृत होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम, ये तो आपको मैं कभी नहीं बोलूंगा, आप पढ़ देखिए, पहली बार इंग्लिश में पढ़ेंगे। ऐसे ही हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं, संख्या में नहीं लिखा। तो एक आपका बच गया इरेशनल, अपरिमेय। इसके लिए कोई सिंबल नहीं दिया गया है स्पेसिफिक, इसे हम दो ढंग से लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं r माइनस क्यू, मीन्स रियल नंबर में से जो हमारा रैशनल नंबर हट गया वो हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर। या कभी कभी इसे ऐसे लिखते हैं, दोनों सिंबल्स मैं यूज करूंगा और आपको कहीं भी मिलेगा, ये आपका मिलेगा नॉट बिलोंग टू क्यू, मतलब जो रैशनल नहीं है वो आपका क्या होगा? इरेशनल होगा। तो ये जहां भी लिखा रहेगा आप रेफरेंस के तौर पे इसे ध्यान रखेंगे। तो चलिए फाइनली इस लेक्चर के लास्ट में हम देखते हैं टाइप ऑफ सेट्स। देखिए फाइनाइट सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स। जैसे अगर आप लिखते हैं कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेबुलर फॉर्म है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म होगा x such that x is a natural number of 1 digit। तो इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें 9 एलिमेंट। ये आपके क्या हो गया? फाइनाइट। अगर आप किसी अल्फाबेट के लिए लिखते हैं A B C D up to Z, ये आपके क्या हो गया? फाइनाइट। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A 9। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन P, कितने हो गए? 26, फाइनाइट सेट। तो इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो, हमने वर्ड यूज किया फिक्स। फाइनाइट एलिमेंट्स हो जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो आपका क्या हो गया? फाइनाइट। और जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, नॉट फिक्स्ड, वो क्या हो गया? इनफाइनाइट। अभी हमने ऐसे लिखा था नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। जो हमने क्यू लिखा था वो भी इनफाइनाइट सेट हो गया। हमने शुरू में एक एग्जांपल दिया था
रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 5। हमने एक एग्जांपल क्या लिया था, रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 5। तो ये सब हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट, सिंगलेट या यूनिट सेट। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए इवन प्राइम नंबर का सेट, तो ये आपका सिंगलटन सेट है। इवन प्राइम नंबर का सेट सिंबल क्या होता है, 2। पेयर सेट नाम से क्लियर है, हैविंग 2 एलिमेंट्स, जिसमें 2 एलिमेंट हो, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सेट B माना 3 6, या भी हमने एक सेट दिया था, ऐसा कुछ दिया था -5 + 5। ये आपका क्या हो गया, पेयर सेट। तो आपका क्या हो गया, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, पेयर सेट। यहाँ पे आपको क्लियर कर दें कि सिंगलटन सेट भी फाइनाइट सेट है और पेयर सेट भी क्या है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है और इसमें क्या है, 2 एलिमेंट है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं अब लिख रहा हूं, ये आप एक बार कॉपी कर लीजिए। ठीक है, काउंट हो या तो फाइनाइट, नंबर काउंट नहीं हो पाए तो इनफाइनाइट, एक ही एलिमेंट हो तो सिंगलटन सेट और 2 एलिमेंट तो पेयर सेट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इसमें, वो आपका नल सेट या आपका वो है वॉइड सेट, सब एक ही नाम है, या एम्प्टी सेट हैविंग नो एलिमेंट। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होगा, सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। मैंने शुरू में आपसे कहा था, नंबर ऑफ बॉयज योर क्लासरूम, और आपका अगर गर्ल्स का ही क्लासरूम है तो बॉयज उसमें नहीं है, वो कैसे सेट हो गया, नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। मैंने कहा था 300 रन से ज्यादा वनडे में इंडिविजुअल स्कोर करने वाले क्रिकेटर नल सेट हो गए। पहले मैं 200 बोलता था, पर अब 200 नल सेट नहीं रहा, 200 से ज्यादा स्कोर बहुत लोगों ने कर दिया है। हो सकता है 300 भी कभी स्कोर हो जाए। तो नल सेट मतलब जो पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, x such that x is an odd number। चलिए मैं इसमें लिख दे रहा हूं, इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट, डिविजिबल बाय 2। अब इसमें कभी कभी होता क्या है, तो बोलते सर ये तो सेट ही नहीं हुआ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो क्या आप श्योर हो कि नहीं होता है? बिल्कुल, जितने भी ऑड नंबर किसको कहते हैं, 1 3 5 7 को कभी डिविजिबल होंगे किससे, 2 से नहीं होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नल सेट। और नल सेट को हम ऐसे लिखते हैं, नल सेट को हम ऐसे लिखते हैं, या फिर हम नल सेट को ऐसे लिखते हैं। आई बात समझ में? या फिर हम नल सेट को ऐसे लिखते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसे लिख दिए इज नॉट ए नल सेट, या तो आप दोनों ब्रैकेट को लिख दीजिए, कर्ली ब्रैकेट को बीच में कुछ नहीं लिखे, या तो सिर्फ फाइल लिख दीजिए। हमने क्या बोला था, जो कैप्स लेटर होता है उससे हम एबीसी से लिखते हैं सेट को, लेकिन नल सेट के लिए ग्रीक 5 लेटर को यूज किया गया है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आपको ध्यान से पकड़ना होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, चलिए ये होपफुली आपने लिख लिया होगा। ये मैंने लिखा था, बहुत सारा नाम लिखा था, नल लिखा था, वॉइड लिखा था, नहीं तो आप इसको लिख लेंगे, मैंने एम्प्टी लिखा था। और मैं एक एग्जांपल पे आ रहा हूं। जैसे कि एग्जांपल रहेगा, सेट ए है x such that x is a root of x into x plus 2 is equal to 0 and x belongs to n। ये कौन सा सेट है आप बताइए, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, पेयर है, यूनिट है मतलब सिंगलेट है या सिंगलेटन है, या फिर ये एम्प्टी सेट है। तो x is a root of, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका ये क्या हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया, 0 और 2, 0 और -2। देखने से आपको ये क्या लग रहा है, ये लग रहा पेयर सेट है, बट पेयर सेट नहीं है। क्यों पेयर सेट नहीं है? ना तो आपका 0 नेचुरल नंबर है और ना ही आपका -2 नेचुरल नंबर है।
रूट तो चाहिए था, साथ में कंडीशन क्या लिखा था, नेशनल नंबर भी होना चाहिए। तो देखने में 2 लग रहा है पर ये पेयर सेट नहीं है, एक्चुअली ये क्या है, दिस इज ए नल सेट। और सिंबल्स आप वर्ड समझेंगे, यही भी आपके रट रहना है। अगर मैं इसे W से रिप्लेस कर दूं, W मींस क्या हो गया, होल नंबर, तो इसका एक एलिमेंट होगा, ठीक है, वो एलिमेंट क्या होगा, 0, ये क्या हो जाएगा, सिंगलेट हो जाएगा। अगर मैं इसे Z से रिप्लेस कर दूं, Z आपका क्या होता है, इंटीजर, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पेयर सेट। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें सब कुछ जो है टर्म सीखना था। इस पे मैं आपको एक DPP दूंगा, एक प्रैक्टिस शीट दूंगा, आप उसको बनाइए और बनाकर एग्जाम से सबमिट कीजिए। सबमिट करना बहुत जरूरी है, नहीं सबमिट करेंगे मैं आपका अगला लेक्चर ब्लॉक कर दूंगा। ओके, थैंक यू।